28 वर्षीय कीर्ति व्यास करीब 2 महीने पहले लापता हुई थी। कीर्ति अंधेरी स्थित बी ब्लंट नाम के एक सैलून में बतौर फाइनेंस मैनेजर काम करती थी। यह सैलून एक्टर फरहान अख्तर की पूर्व पत्नी अधुना का है। कीर्ति के गायब होने पर फरहान ने भी ट्विटर पर पोस्ट डालकर लोगों से उसकी सूचना देने की अपील की थी। इसके बाद पता चला कि 24 साल की कीर्ति व्यास की हत्या हो चुकी है और इस मामले में कीर्ति के साथ काम करने वाले उनके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। कीर्ति के हत्यारों ने उनकी हत्या करके उनके शव के 3 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद शव को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाने के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए कार की पूरी सफाई करा दी, लेकिन डिक्की में मौजूद खून के धब्बों ने आरोपियों के खिलाफ सबूत दे दिए। 67 वर्षीय राजेंद्र व्यास मुंबई की ग्रांट रोड के इनकेस अली मार्ग स्थित भारत नगर परिसर की सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहते थे। वह मुंबई की एक मिल में नौकरी करते थे, लेकिन मिल बंद हो जाने के कारण उनका झुकाव शेयर बाजार की तरफ हो गया था। परिवार सुखी और संपन्न था। सोसाइटी के लोगों में उनकी इज्जत, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा थी। परिवार में उनकी पत्नी सुरेखा व्यास के अलावा 2 बेटियां कीर्ति और शेफाली थीं। उनका कोई बेटा नहीं था, लेकिन उन्हें इसका कोई गम नहीं था। वह अपनी दोनों बेटियों को बेटों जैसा ही प्यार दुलार करते थे। उन्होंने उनका पालन पोषण भी बेटों की तरह ही किया था। राजेंद्र व्यास ने दोनों बेटियों को बेटों की तरह शिक्षित कर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया था। बड़ी बेटी कीर्ति व्यास MBA LLB करने के बाद एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी। छोटी बेटी शैफली भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। उन्हें दोनों बेटियों से गहरा प्यार था। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। लेकिन इस साल मार्च महीने में उनके परिवार में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे परिवार में मातम छा गया था। 16 मार्च 2018 की रात राजेंद्र व्यास और उनके परिवार पर भारी थी। उस दिन उनकी बेटी कीर्ति सुबह 8:45 बजे घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी और देर रात तक वापस नहीं लौटी। सुबह ऑफिस जाते समय वह किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान जरूर थी, लेकिन उसने परेशानी की वजह किसी से शेयर नहीं की थी। मां सुरेखा के पूछने पर उसने मुस्कुराकर बात टाल दी थी। मां ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। दोपहर 12 बजे सुरेखा ने घर पर लगे वाईफाई का पासवर्ड जानने के लिए कीर्ति को फोन किया, लेकिन कीर्ति ने फोन रिसीव नहीं किया। उसका फोन कभी स्विच ऑफ तो कभी आउट ऑन ऑफ कवरेज आ रहा था। कई बार फोन करने के बाद भी जब कीर्ति का फोन नहीं लगा तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है उसने अपना फोन बंद कर रखा हो, क्योंकि कीर्ति कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर थी। ऊपर से मार्च का महीना कंपनी की सालाना क्लोजिंग का होता है। वह किसी मीटिंग वगैरह में भी व्यस्त हो सकती थी। उन्होंने सोचा कि यदि वह मीटिंग में होगी तो मीटिंग के बाद खुद ही फोन कर लेगी। पर पूरा दिन बीत गया। ना तो कीर्ति का फोन आया और न ही उसने कोई मैसेज भेजा। कीर्ति का पूरा परिवार तब परेशान हो गया जब शेफाली अपने ऑफिस से घर लौट आई, जबकि कीर्ति का कहीं पता नहीं था। दोनों का ऑफिस आने जाने का समय लगभग एक ही था। कीर्ति अपने समय की पाबंद थी। इसके अलावा वह ऑफिस से 1-2 बार घर में फोन करके घर वालों का हाल चाल जरूर पूछ लिया करती थी। इसके अलावा अगर उसे देर से आना होता तो इसकी जानकारी वह घर वालों को दे दिया करती थी। जैसे जैसे समय और रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे परिवार वालों का दिल बैठता जा रहा था। काफी समय निकल जाने के बाद भी जब कीर्ति घर नहीं पहुंची और न ही उसका कोई फोन आया, तो घर वालों ने कीर्ति की कंपनी में फोन करके उसके बारे में पूछा। वहां से पता चला कि कीर्ति तो आज ऑफिस आई ही नहीं थी। आइए हम बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस AMR राहुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते। यह सुनकर घर में कोहराम मच गया। परिवार के अलावा जिसे भी कीर्ति के ऑफिस न पहुंचने की खबर मिली, सब स्तब्ध रह गए। घर वालों के अलावा जान पहचान वाले भी कीर्ति की तलाश में लग गए। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां कीर्ति को नहीं खोजा गया। कीर्ति के साथ काम करने वाले लोग भी घर वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढ रहे थे। सभी यह सोचकर परेशान थे। कीर्ति सुबह 8:45 अपनी ड्यूटी के लिए निकली थी, तो वह अपने ऑफिस ना पहुंचकर कहां चली गई।
सभी का मन किसी अनहोनी को लेकर अशांत था। वह रात कीर्ति के घर वालों के लिए बड़ी बेचैनी भरी। सुरेखा और उनकी बेटी शैफाली के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता राजेंद्र व्यास की हालत भी ठीक नहीं थी। सोसाइटी वाले और उनके नाते रिश्तेदार उन्हें धीरज बंधाकर पुलिस के पास जाने की सलाह दे रहे थे। 28 वर्षीय कीर्ति व्यास ने अपनी पढ़ाई पूरी कर जब सर्विस की कोशिश की तो उसकी योग्यता के आधार पर उसे बड़ी आसानी से अंधेरी पश्चिम लोखंड वाला स्थित एक जानी मानी कंपनी बीवलैंड सैलून में नौकरी मिल गई। इस कंपनी की CEO और MD दोनों मशहूर फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी और जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर की पूर्व पत्नी अनुदा भवानी अख्तर थी। इस कंपनी का फिल्मी सितारों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच एक बड़ा नाम है। यहाँ हेयर कटिंग और ब्यूटी के लिए आने वालों को 3,000 से लेकर 6,000 तक देने पड़ते हैं। इस कंपनी की दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई सहित कई महानगरों में 50 से अधिक शाखाएं हैं। कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। यह कंपनी बड़े फिल्मी सितारों, उद्योगपतियों, टीवी कलाकारों आदि की हेयर कटिंग और ब्यूटी ड्रेसिंग का काम तो करती ही है। इसके अलावा टीवी और फिल्मों का फाइनेंस और एक्टिंग की कोचिंग क्लासेस भी चलाती है। यहाँ कोचिंग में आने वालों को 6 महीने की कोचिंग दी जाती है, जिसकी फीस 3 लाख से लेकर 8 लाख के बीच होती है। कंपनी का सालाना टर्नओवर कई करोड़ का होता है। इस कंपनी में कीर्ति व्यास लगभग 5 साल पहले आई थी। उसने अपनी हार्ड वर्क और जिम्मेदारी से कंपनी के CEO और ND का दिल कुछ महीनों में ही जीत लिया था। कंपनी में उसकी नियुक्ति फाइनेंस मैनेजर के पद पर हुई थी, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसे कंपनी का लीगल एडवाइजर भी बना दिया गया था। कीर्ति की हार्ड वर्क से कंपनी को काफी लाभ हुआ था और टर्नओवर भी बढ़ गया था। कंपनी के काम के प्रति वह जिम्मेदार और पाबंद तो थी ही, साथ ही वह वहां के कर्मचारियों के प्रति भी सख्त थी। काम में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही उसे जरा भी पसंद नहीं थी। कंपनी की लीगल एडवाइजर और फाइनेंस मैनेजर होने के नाते वह किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। कंपनी के भले के लिए वह हर उस शख्स के प्रति सख्त थी जो लापरवाह रहता था। वह यह नहीं देखती थी कि कोई सीनियर है या जूनियर। कीर्ति व्यास को गायब हुए अब तक 24 घंटे से अधिक हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। घर वालों के सामने अब सिर्फ पुलिस के पास जाने का रास्ता बचा था। लाचार और मजबूर होकर कीर्ति के पिता राजेंद्र व्यास अपने नाते रिश्तेदारों और कंपनी के कुछ लोगों के साथ थाना DB मार्ग पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी से मिलकर उन्हें सारी बातें बताईं। थाना प्रभारी ने उनकी बातें सुनने के बाद कीर्ति के अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। मामला एक है, प्रोफाइल कंपनी की अधिकारी से जुड़ा हुआ था, इसलिए थाना प्रभारी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने अपने अधिकारियों के अलावा पुलिस कंट्रोल रूम को मामले की जानकारी दे दिया। थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच तेजी से शुरू कर दिया। पुलिस ने कीर्ति के घर से लेकर ऑफिस तक सभी CCTV कैमरा की फुटेज, कीर्ति के फोन की कार डिटेल्स हासिल कर उसकी कंपनी के सभी कर्मचारियों के बयान लिए, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात रहा। वह मामले को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे थे उतना ही वह उलझता जा रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उनके वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। पुलिस अपने तरीके से मामले की जांच तो कर ही रही थी, लेकिन कीर्ति के घर वाले भी उसकी तलाश में गलियों और उपनगरों में कीर्ति के पोस्टर लेकर भटक रहे थे। वह उपनगरों के अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों की खाक छान रहे थे। कीर्ति के हजारों पोस्टर छपवाकर मुंबई के गली मोहल्लों के साथ सभी सार्वजनिक जगहों और वाहनों पर चिपकवा दिए गए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहारा लिया गया, लेकिन आशा की कोई किरण नजर नहीं आई। सूरज हर दिन निकलता था, रात हर रोज होती थी, मगर कीर्ति के घर वालों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे जैसे कीर्ति व्यास के मामले को लेकर समय निकलता जा रहा था, वैसे वैसे कीर्ति के परिवार वालों का सब्र टूटता जा रहा था। जब 1 महीने से अधिक का समय हो गया तो उनका धैर्य टूट गया। स्थानीय पुलिस से उनका भरोसा उठ चुका था। वे अपने परिवार के साथ पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय परसलगीर से मुलाकात कर मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने का निवेदन किया। पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय परसलगीर इस मामले पर पहले से ही नजर बनाए हुए थे। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जॉइंट पुलिस कमिश्नर संजय सक्सेना और DCP दिलीप सावंत को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। अब तक इस संबंध में
फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर काफी कुछ कहा सुना जा चुका था। डी ब्लैंड की मालिक सीईओ अनुधा भवानी अख्तर और बी ब्लैंड कंपनी को जानने वाले लोगों ने ट्वीट करके कीर्ति के विषय में जानकारी देने की अपील के साथ साथ पुलिस की जांच पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। जहां है प्रोफाइल केस एक तरह से क्राइम ब्रांच की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के सीनियर पीआई प्रशांत राजे ने सहायक पीआई अर्जुन जगदाले के साथ इस मामले की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी जांच की शुरुआत उन्हीं सूत्रों से की जिन पर स्थानीय पुलिस कर चुकी थी। उन्होंने कीर्ति के घर वालों के बयान और कीर्ति के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स का बारीकी से अध्ययन किया तो जांच में कई खामियां नजर आई। कीर्ति के घर वालों के बयान के अनुसार कीर्ति सुबह 9 बजे की विरार लोकल ट्रेन से ग्रांट रोड से अंधेरी जाया करती थी, लेकिन घटना वाले दिन सुबह उसे लेने के लिए उसकी इमारत के नीचे ब्राउन कलर की एक फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार आई थी, जिसके कांच पर काले रंग की फिल्म छड़ी हुई थी। इससे अंदर बैठे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। यह कार कीर्ति की कंपनी की मैनेजर खुशी सेजवानी की थी, लेकिन उन्होंने जांच टीम को जो बयान दिया था वह विश्वसनीय नहीं था। उन्होंने कहा था कि वह उस दिन कंपनी के अकाउंटेंट सिद्धेश्वर के साथ ग्रांट रोड अपने एक व्यक्तिगत काम से आई हुई थी। लौटते समय उन्होंने कीर्ति को यह सोचकर अपने साथ लिया कि वह भी उनके साथ ऑफिस चलेगी। उसके साथ रहने से रास्ते का टाइम भी पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोड जाम होने के कारण कीर्ति ने यह कहकर उनकी कार छोड़ दी कि वह ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी, जबकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय रोड साफ था। जांच में यह भी पता चला कि उस दिन कीर्ति का मोबाइल फोन वर्ली के भारत नगर में बंद हुआ था। जिस समय उसका फोन बंद हुआ उसी समय खुशी सेजवानी और सिद्धेश तम्हारकर के फोन की लोकेशन भी भारत नगर में पाई गई। पुलिस को इस बात पर शक हो गया कि जब वह ट्रेन से गई थी तो उसका मोबाइल वर्ली में क्या कर रहा था और उन दोनों का फोन उसके साथ क्यों था। इन सब सवालों के जवाब के लिए सिद्धेश तम्हारकर और खुशी सेजवानी को क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलाया गया, लेकिन वे पुलिस के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिससे पुलिस को उन पर शक हो गया। संदेह पुख्ता करने के लिए पुलिस ने खुशी से जवानी की फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार को कब्जे में लेकर जांच के लिए सांता क्रूज की फोरेंसिक लैब में भेज दिया। परीक्षण में कार की डिक्की के अंदर खून के कुछ धब्बे पाए गए। डीएनए किया गया तो वह कीर्ति के डीएनए से मैच हो गया। इसके बाद तो उन दोनों पर शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। अब स्थिति साफ हो चुकी थी। पुलिस ने खुशी सेजवानी और सिद्धेश से पूछताछ की तो उन्होंने कीर्ति की हत्या करने की बात स्वीकार कर लिया। उसकी हत्या की। उन्होंने जो कहानी बताई वह दिल दहला देने वाली थी। 27 वर्षीय सिद्धेश्वर अपने पूरे परिवार के साथ परेल मुंबई के लाल बाग में रहता था। उसके पिता सीताराम तुम्हारकर नौकरी से रिटायर हो चुके थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिद्धेश के ऊपर थी। परिवार वालों का वह एक लौता सहारा था। वह कंपनी में अपना काम ठीक से नहीं करता था। कंपनी के काम के बजाय उसका मन इधर उधर अधिक रहता था। कंपनी के सारे अकाउंट की जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी के प्रति जरा भी गंभीर नहीं था। कीर्ति व्यास के काम को देखते हुए कंपनी ने कीर्ति को जो जिम्मेदारियां दी थी वह उनका बड़ी ईमानदारी से पालन करती थी। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट सहयोगियों को भी वह कंपनी के प्रति निष्ठावान बनने की सलाह देती थी। वह खुद तो हार्डवर्क करती ही थी, दूसरे कर्मचारियों से भी हार्डवर्क करवाती थी, जिससे कंपनी के कई लोग उससे खुश नहीं थे। सिद्धेश तम्हारकर भी उन्हीं में से एक था, लेकिन कीर्ति को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कीर्ति ने 5 सालों में बी ब्लेंड कंपनी में अपनी एक खास जगह बना ली थी, जबकि कंपनी के अंदर 10 से 15 सालों से काम कर रहे लोग ऐसी जगह नहीं बना पाए थे। हार्डवर्क की वजह से कीर्ति को कंपनी के कई अधिकार मिल गए थे। कंपनी की सीईओ और एनडी उससे काफी प्रभावित थी। कंपनी के सारे लोगों से कीर्ति का व्यवहार मधुर व सरल था। बाहर से आने जाने वाले लोग भी कीर्ति को भरपूर मान सम्मान देते थे, लेकिन सिद्धेश्वर के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि कीर्ति ने जब कंपनी का काम संभालना था तब से सिद्धेश तम्हारकर की मनमानी पर रोक लग गई थी। कीर्ति ने पहले तो सिद्धेश तम्हारकर की काम के प्रति लापरवाही पर उसे कई बार समझाया, लेकिन सिद्धेश पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसका रवैया पहले जैसा रहा। वह कंपनी के कामों पर ध्यान नहीं देता था। सरकार ने जब से जीएसटी लगाई तो सिद्धेश की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जीएसटी की गणना उसकी समझ से परे थी। पहले तो थोड़ी बहुत लापरवाही चल जाती थी,
लेकिन जीएसटी में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। काम सही ढंग और समय से पूरा करना ही पड़ता था। जीएसटी की कम समझ होने के कारण सिद्धेश के अकाउंट में बहुत सारी गलतियां तो होती ही थीं, काम भी समय से नहीं हो पाता था। इससे कंपनी के नुकसान के साथ साथ बदनामी का भी डर था। चेतावनी के बाद भी सिद्धेश ने जब अपने काम में सुधार नहीं किया तो कीर्ति ने उसे कंपनी से निकालने का नोटिस दे दिया। इस नोटिस से सिद्धेश बौखला गया। नौकरी जाने के बाद उसका और उसके परिवार का क्या होगा, सोचकर वह परेशान रहने लगा। कोई रास्ता ना देख उसने उसी कंपनी में काम करने वाली अपनी दोस्त खुशी सेजवानी से सलाह किया। बाद में वह कंपनी के सीईओ और एमडी अनुदा अख्तर के पास गया, लेकिन बात नहीं बनी। इस पर उसने अपनी नौकरी जाने के डर से कीर्ति व्यास के प्रति एक खतरनाक निर्णय ले लिया था। उसने सोचा कि क्यों ना कीर्ति को ही खत्म कर दिया जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसे लग रहा था कि कीर्ति के ना रहने से शायद उसकी नौकरी भी रहे। इस काम में उसकी मदद करने के लिए खुशी भी तैयार हो गई। 37 वर्षीय खुशी सेजवानी कंपनी में कोचिंग क्लासेस के मैनेजर के पद पर काम करती थी। कंपनी में जितना महत्व कीर्ति का था उतना ही महत्व खुशी का भी था। सेजवानी मुंबई सांता क्रूज पश्चिम के एसबी रोड स्थित एक अपार्टमेंट में अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसके पति एक कामयाब बिजनेसमैन थे। काम के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहते थे। परिवार सम्रांत और संपन्न था। घर पर नौकर नौकरानी थे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सिद्धेश और खुशी की गहरी दोस्ती थी। इतने बड़े अपराध में खुशी सेजवानी ने सिद्धेश का साथ क्यों दिया? पुलिस इस बात की जांच कर रही है। 16 मार्च 2018 को सिद्धेश की नौकरी का आखिरी दिन था। इसके पहले की कीर्ति कंपनी में आकर सिद्धेश पर कार्रवाई करती। सिद्धेश और खुशी योजना अनुसार अपनी कार लेकर कीर्ति के घर के पास पहुंच गए। फिर खुशी ने कीर्ति को फोन करके कहा कि वह किसी काम से भारत नगर आई थी। काम खत्म हो जाने के बाद अब ऑफिस जा रही है। अगर उसे भी ऑफिस टलना हो तो आ जाए, साथ साथ चले चलेंगे। कीर्ति ऑफिस जाने की तैयारी कर ही रही थी। खुशी का फोन आने के बाद उसने उसके साथ चलने की हामी भर दी और फटाफट तैयार होकर उसकी गाड़ी में पहुंच गई। गाड़ी खुशी सेजवानी चला रही थी। कीर्ति उसके बराबर में बैठ गई। सिद्धेश पीछे वाली सीट पर बैठा था। कुछ दूर चलने के बाद खुशी सेजवानी ने कीर्ति को मनाने की काफी कोशिश की कि वह सिद्धेश को दिया नोटिस वापस ले ले, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। तब पीछे की सीट पर बैठे सिद्धेश ने कीर्ति के गले में सीट बेल्ट डालकर हत्या कर दिया। कीर्ति की हत्या करने के बाद खुशी ने कार अपने घर पर लाकर खड़ी कर दी और उस पर कवर डालकर दोनों ऑफिस चले गए। मगर कंपनी के काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उस दिन खुशी सेजवानी 4 बजे ही अपने ऑफिस से घर के लिए निकल गई। कार में शव होने के कारण सिद्धेश भी शाम 5 बजे के करीब खुशी के घर पहुंच गया। मौका देखकर वे कीर्ति की लाश कार से निकालकर घर के अंदर ले गए। फिर उसे ठिकाने लगाने के मकसद से उन्होंने लाश के 3 टुकड़े किए। फिर उन्हें कार की डिक्की में डालकर चेंबूर के माहौल इलाके में ले गए। वहां आगे जाकर उन्होंने कीर्ति की लाश के 3 टुकड़े नाले में डाल दिए। फिर उन्होंने कार की अच्छी तरह धुलाई करा लिया। बाद में कीर्ति के घर वालों के साथ वे दोनों भी उसकी तलाश करने का नाटक करने लगे। सिद्धेश तुम्हारकर और खुशी सेजवानी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 5 मई 2018 को उनकी निशानदेही पर कीर्ति का बैग, मोबाइल फोन, कुछ नकदी भी बरामद कर लिया। फिर उन दोनों के खिलाफ धारा 302, 201 और 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। कहानी लिखे जाने तक पुलिस कीर्ति के शव के टुकड़ों को काफी कोशिशों के बाद भी बरामद नहीं कर पाई थी। माना जा रहा है कि वे टुकड़े नाले में बहकर कहीं आगे निकल गए होंगे। फिर भी पुलिस की कोशिश जारी है। ऐसी मौत किसी को न मिले। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक AMR राहुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।